हम्म, तो पहले हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शॉर्ट में 2 मिनट। यहाँ देखो प्लस क्यू चार्ज रखा, और ये है एलकेजी के बच्चे का सूरज भगवान का बनाया गया फोटो। तो एलकेजी का बच्चा या यूकेजी का बच्चा जब सूरज भगवान का फोटो बनाता है तो ऐसा ही कुछ हंसता हुआ सा बना देता है। तो फेराडे को अपना स्कूल लाइफ लगता है बड़ा प्रिय था। उसने सोचा कि क्यों बड़ा प्रभावशाली है, ये प्रभाव दिखाने का क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, ऐसे लाइन खींच दिया। उसने कहा ये जो लाइन है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दो, और ये क्या बता रहा है कि क्यों कितना प्रभावशाली है। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आपने क्यू के लिए ऐसा खींच दिया, तो बताइए टू क्यू के लिए फिर आप क्या करेंगे। तो उसने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो क्यू से भी दुगुना प्रभावशाली है। तो उसमें भी जैसे सूर्य भगवान के लाइनिंग बनाए थे वैसे भी इसके लाइनिंग बना दो, केवल क्या करो, नंबर ऑफ लाइन डबल कर लो। तो अब लफड़ा एक और आया कि अरे तो मैं क्यू में कितने लाइन खींचूं फैराडे जी। तो फैराडे ने कहा भाई अपनी मर्जी, जितना मर्जी खींच लो। क्यों? क्योंकि एलकेजी के बच्चे को सूरज भगवान बनाने के लिए कहोगे तो सारे बच्चे वैसे थोड़े न है समझदार, सारे एक जैसे बनाएंगे। कोई बच्चा क्या करेगा, एक दो ही लाइन बना के, तीन ही लाइन बना के रुक लेगा, या चार लाइन के बदले 4 लाइन बना के रुक लेगा। लेकिन जो भी बच्चा बनाएगा सूरज भगवान का चित्र तो सारे लाइन सिमेट्रिकल होंगे, सारे लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं चक्का आएगा तुम्हारे नजर में कि जो ऐसा किया हो सूरज भगवान केवल आसमान में, सूरज भगवान केवल आसमान में। 1 मिनट होल्ड करना ना। तो
ये जो प्रोसेस वेदांत में आ गया फिर। हाँ ठीक है, हाँ सर। ठीक। तो ये जो फैराडे ने आइडिया दिया, ये तो आइडिया बड़ा सिंपल था कि जैसे सारे लाइन सूरज भगवान का बनाएगा बच्चा तो एक साथ नहीं बनाएगा, वो रिपेल करते हैं, तो एक जैसे लाइन रिपेल करते हैं, ये एक बेसिक क्राइटेरिया हो गया इस लाइन का। और लाइन की डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर होगा, दूसरा क्राइटेरिया हो गया। जो ज्यादा प्रभावशाली चार्ज होगा उसमें ज्यादा लाइन निकलते दिखेंगे, तीसरा पॉइंट हो गया। और प्लस क्यू से लाइन निकलते हुए दिखेंगे, लेकिन यदि कोई माइनस क्यू है तो उस पे लाइन आते हुए दिखेंगे। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि यदि मैंने माइनस क्यू और प्लस क्यू को रख दिया, तो प्लस क्यू से जो लाइन निकल के जा रहे थे तो जा किससे ढूंढने रहे थे, इनफाइनाइट पर माइनस को ढूंढने। लेकिन यहाँ तो बगल में माइनस दिख गया, ये लाइन बेवकूफ थोड़े ना है, बगल वाले पे पहुंच गया। लेकिन ये सारे लाइन आप नहीं दिखाते, ऐसे अपना कुछ लाइन आते दिखा देते हो, कुछ दूर से घूम के आ रहा है, ऐसा फील आ जाए। तो ये काम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब आते हैं अगला पॉइंट, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बताना शुरू करते हैं, तो गॉस लॉ हमें दे रहे हैं क्राइटेरिया कि ये कहते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए ई डॉट डी ए, छोटे छोटे एरिया ले लें क्लोज सरफेस का, उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ई डॉट डी ए को क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दें। वहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि मान लो ये आपने गॉसियन सरफेस लिया, इस सरफेस को मान लो मैंने कह दिया गॉसियन क्लोज्ड सरफेस। अब यदि ये गॉसियन क्लोज्ड सरफेस रहेगा ना, तो ये Q1, ये Q2, ये Q3, और हम लोग अब Q1, Q2, Q3 ये पॉइंट्स आ गए, और इसके बाद क्या करना है अपने को कि देखना है Q4, Q5, Q6। तो किसी भी सरफेस के छोटे से टुकड़े का एरिया का डायरेक्शन लिया जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल का डायरेक्शन। और उस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, उस पॉइंट पे मुझे लगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप +1 कूलम रख दो, उसको Q2 ने क्या किया, Q2 ने रिपेल किया, Q3 ने रिपेल किया, Q1 ने रिपेल किया, Q5 में ने रिपेल किया, Q4 ने रिपेल किया, उन सबका नेट जहां आया ना वो नेट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते वक्त ये जरूरी है कि चाहे लूप के भीतर हो चार्ज या चाहे लूप के बाहर हो चार्ज, उन सब का नेट हम इकट्ठा करते हैं किसी भी पॉइंट पर। और नेट देखने के बाद उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल लेकर उनका ई डॉट डी ए कैलकुलेट करते हैं। और ई डॉट डी ए कैलकुलेट करने के बाद ऐसे सारे को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने का मतलब इंटीग्रेट करते हैं, और वो किसके बराबर हो जाता है, तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड सबके रिजल्टेंट लेंगे, लेकिन क्यू इनसाइड का मतलब केवल ये Q1 + Q2 + Q3। इनसाइड मतलब जो भी क्लोज सरफेस के भीतर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में सब कंसीडर होगा, इनसाइड आउटसाइड सब। लेकिन जब बाद में राइट साइड में लिखेंगे Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट पे आपको फोकस करना है, वो केवल और केवल क्लोज्ड सरफेस के भीतर वाला। और इसे ही जो है कह रहे हैं, ये क्या है, ये है फाई क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स। और ये फ्लक्स क्या होता है, फाई क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होता है, ये फ्लक्स हो जाता है नंबर ऑफ लाइंस। कौन सा लाइंस, तो उसे और क्लियर करता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस crossing perpendicular to the surface of the closed perpendicular to the surface, closed surface, perpendicular to the closed surface। तो यहाँ हम लोग इस बात पे भी ध्यान रखते हैं कि क्लोज्ड सरफेस को लेकर के जो टोटल फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फिर कहानी शुरू होता है इससे
कि सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया और ये क्या है क्यूब, और आपको बताना है क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। तो भीतर क्यू है तो आप क्या लिख देंगे, क्यूब हो जाएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बनाना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि आपसे कहा जाता है कि सेंटर पर है क्यू चार्ज और वो वन फेस से एसोसिएटेड, वन फेस ऑफ क्यूब से एसोसिएटेड आपको फ्लक्स बताना है। तो इसको कैसे सोचा जाए, तो हम जानते हैं, हाँ बोलो सर। जैसे सर उसका जो टोटल फ्लक्स होगा सर वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर सर एक फेस के लिए क्यू अप बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6, 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। शानदार जवाब देना, बहुत बढ़िया। अच्छा सोचो यदि इस क्यू को थोड़ा सा सेंटर से अलग हट के रख दूं तो सर जहाँ वो जो सेंटर पे है वहां पे जितना चार्ज होता अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 6। हमरा जे कहले ने अहू के कहले ने एकरा ओइ मेल पर लीव करी छै, हम गप कर लै छियै अहाँ से थोड़े काल हम एकने फोन केने रहिए। हाँ एक बार बताना वेदांत फिर से प्लीज। हाँ सर, जैसे सर अगर सेंटर से हट के चार्ज है तो हाँ सर सेंटर पे जितना चार्ज होगा सर उसका वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 6। लेकिन सेंटर पे तो है ही नहीं चार्ज, मैंने एक ही चार्ज रखा और सेंटर से हट के रख दिया, तब सर वो एक के फेस क्यू से बाई आर, एसोसिएटेड। हाँ के क्यू बाई आर से सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा इनटू तो आप एरिया। ध्यान रखो, कहो कि सर देखिए ये जो है सेंटर पे मान लो है सर, तो ये तो अर्जुन है, अर्जुन ये तो तीर भेजेगा हर एक डायरेक्शन में, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और चूंकि ये जो तीर भेज रहा है, जितने तीर ऊपर वाले सरफेस से निकला उतने ही तीर नीचे वाले सरफेस से निकला। सारे सरफेस से यदि एक जैसे तीर निकले हैं तो अब हम क्या कहेंगे कि जितने क्लोज जितना जितना नंबर निकला पे ऊपर वाले फेस से उतना नीचे वाले से उतने दाएं उतने बाएं, तभी ये 1/6 एप्सिलॉन नॉट वाला आइडिया क्लियर होगा, 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यदि थोड़ा सा भी सेंटर से हट गया तो एक तरफ तीरों की संख्या बढ़ जाएगी और दूर वाले पे थोड़ा सा कम तीरों का डेंसिटी दिखेगा, फील करो उसे। तो हम अब क्या कहेंगे कि अब सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गया, अब सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गया, अब 1/6 1/2 1/3 करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। हम कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, अभी छोड़ देता हूँ, इसमें आधे घंटे खराब हो, ठीक ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछे जाएंगे, बीच से थोड़ा हट गया तो। अब देखो मैंने तुमसे कहा कि केमिस्ट्री लैब में गए, हम ही जाते हैं फिर भी गए एक दिन। अब यहाँ वहां एक फ्लास्क रखा था, फ्लास्क के मुहाने पे क्यू चार्ज रख दिया। और इससे भी पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि जब तुमने गॉस लॉ देखा तो तुमने गॉस लॉ पे ये हमें समझाने का मौका दिया या हमने तुम्हें समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोचते वक्त तो सारे चार्ज सोचे जाएंगे चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड, लेकिन क्यों इनसाइड सोचते वक्त केवल गॉसियन सरफेस के भीतर वाले चार्ज। अच्छा यदि कोई चार्ज यहाँ होता, कोई चार्ज यहाँ होता बाउंड्री सरफेस पे Q7, उसको इनसाइड कहते या आउटसाइड कहते? इनसाइड। क्यों आउटसाइड क्यों नहीं? अरे सरफेस पे तो है। तो आज से आगे के लिए याद रखो कि गॉसियन सरफेस कभी भी डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से नहीं गुजर सकता, या तो सरफेस को तुम्हें बाहर से ले जाना पड़ेगा इसके, या भीतर से ले जाना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं सरफेस चार्ज से ले जाऊंगा। मतलब ऐसा गॉसियन सरफेस लेकर के हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आई, जिसमें हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि Q7 को भीतर रखूं या बाहर, क्योंकि फिजिक्स कंफ्यूजन में नहीं चलता। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब देखो अब जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फ्लास्क के मुहाने पे रख दिया क्यू और तुमसे कह रहा हूं फ्लास्क से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा।
लफड़ा है भाई, लफड़ा है। तो ध्यान से देख, ये भी अर्जुन, तो यदि ये अर्जुन, तो पहले तो ये बताओ कि क्या तुम इस फ्लास्क को गॉसियन सरफेस मान सकते हो या नहीं? क्या इस सरफेस को गॉसियन सरफेस मान सकते हो या नहीं? हाँ सर, मान सकते हैं। तो इसमें एक लफड़ा आ गया। इस पॉइंट क्यू जो मुहाने पे रखा है उसको गॉसियन सरफेस के भीतर मानोगे या बाहर मानोगे? सर वो कंफ्यूजन आ रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है तो फिजिक्स ऐसे काम नहीं करता। फिजिक्स कहेगा कि आप इसे गॉसियन सरफेस लो ही मत। तब तुम पूछोगे कि भाई फिजिक्स तू बता, यदि ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं होगा तो गॉसियन सरफेस मैं कैसा लूं? हाँ, तो वो आइडिया मैं देता हूँ। हाँ, एक और डब्बा, एक और फ्लास्क खरीद लो, लाओ और उनको इसके ऊपर डालो, और अब जो है ये दोनों फ्लास्क मिला करके गॉसियन सरफेस देखो, और धनुर्धर अर्जुन को पकड़ाओ, तीर मारने दो सारे डायरेक्शन में तीर, और फील करो फील। मुझे ये बताओ कि टोटल फ्लक्स टू फ्लास्क का कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन में। तो वन फ्लास्क का कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इंटू 1/2। ये आइडिया समझ में आ गया? हाँ सर। तो हमने एक पॉइंट और क्या सीखा कि ई डॉट डी एस जो लिखते हैं गॉस थ्योरम में, ई नेट होता है। नेट माने इनसाइड आउटसाइड वाले सारे मिला के, लेकिन जो क्यू इनसाइड होता है वो केवल भीतर वाला, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये सीखा कि कभी भी पॉइंट चार्ज से, डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से गॉसियन सरफेस नहीं गुजरेगा। यदि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हो तो एक काम करो ना, ड्राइंग क्लियर करके इस पॉइंट को फील करो और मुझे समझाओ थोड़ा सा। ये बगल वाले सरफेस के सेंटर पे रख दिया मैंने क्यू चार्ज, और ये है क्यूब। इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? सर इसका भी सर ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन यदि तुमसे ये कहूं कि ये कोने पे रख दिया? सर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक काम करो, तुमने जो सोचा मैं भी वही सोचने की कोशिश करता हूँ। 1 2। सर भाई 8 होगा क्या? हाँ, क्योंकि चारों के लेने के बाद भी ये तो ऊपर का सरफेस पे है, कोने पे होने के कारण वो तो सरफेस पे है, टॉप छत पे। लेकिन अब भी इसको हम गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते, ऐसे ही 4 कमरे ऊपर भी बनवाने पड़ेंगे, तो टोटल 8 हो जाएगा। तो हम u बाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/8 कर लेंगे एक क्यूब के लिए। आइडिया पसंद आ गया? हाँ सर। अब इसे भी क्लियर करो। यहाँ जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। ये है, इनके नाम मैं रख दे रहा हूं, ए बी सी डी, और ये ई एफ जी एच। यहां पे रख दिया है क्यू चार्ज। इस कॉर्नर से एसोसिएटेड कितने सरफेस हैं? सर 3। बहुत बढ़िया। और क्यू चार्ज को धनुर्धर अर्जुन समझ लो। हाँ। क्यू चार्ज को धनुर्धर अर्जुन समझ लो। तो क्यू चार्ज ने इस सरफेस पे बिखेरे, इस सरफेस पे जो तीर भेजे, सरफेस पे, वो सरफेस पे लेटा पड़ा तीर दिख रहा है छत पे, और छत को क्या क्रॉस करके या भीतर या बाहर गया ये तीर? नहीं सर, सर उसी पे जा रहा है। नहीं। तो छत के लिए जो ए बी सी डी वाला फेस है उसके लिए फ्लक्स कितना हो गया? 0। क्यों 0? तो क्योंकि सर उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। हाँ, एक पॉइंट। और फिर भी कोई पीछे पड़ जाए ना, ना मैं नहीं मानता, तो तुम बताना एरिया का डायरेक्शन छत का किधर लेते हैं? परपेंडिकुलर नॉर्मल की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेटा पड़ा है? कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0।
जी। अच्छा तो अब बताओ, ये बगल वाले फेस पे भी तो तीर मारा होगा, उसका भी क्या हो गया? 0। तो ये फाइव बी एफ जी सी भी 0। और ये बगल वाले सरफेस पे भी तो तीर आया, उसका क्या हो गया? 0। तो फाइव सी जी एच डी ये भी 0। तो 3 सरफेस के तो 0 हो गए, बाकी कौन से 3 बचे जो और उस बाकी के वर्टेक्स अंदर सी वाला। से समान दूरी पे हैं? हाँ। तो धनुर्धर अर्जुन ने जो और तीर चलाए होंगे, वो तीर तो गया होगा ना उनको बेधते हुए, हाँ सर। वो तीनों को बेधते हुए गया होगा। हम्म। तो उन तीनों में किसी एक फेस से एसोसिएटेड कितना होगा? नीचे वाला एफ जी एच का बता दो। तो ध्यान से देखो, क्यूब के 6 फेस थे, हाँ। और क्यूब के 6 फेस का तुम जानते हो टोटल फ्लक्स कितना आया था? 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 5 क्यूब। और उसमें 3 के तो 0 हो गए, हाँ। तो बाकी बचे 3, और वो तीनों एक जैसे हैं, तो इसका हाँ। 1/3। हाँ सर। हाँ सर मतलब पक्का वाला हाँ? हाँ पक्का। थोड़ा सा और समझाओ इसे। नहीं सर, समझ में आ गया पूरा। बहुत बढ़िया। तो 1 ये जो ई एफ जी एच हो जाएगा ना, ये हो गया 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो हाँ तो ये एक पार्ट गॉस का कंप्लीट। यहाँ देखो, इनफाइनाइट लैम्डा कूलम पर मीटर। अब इससे आर दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। हाँ सर। ध्यान से समझो, यदि कोई बल्ब जलता 100 वाट का, उससे रेज कैसे निकलता देखते, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह देखो तुम। लेकिन यदि 100 वाट का मैं ट्यूबलाइट जलाता, तो उससे जो निकलता वो सिलिंड्रिकल वाला सरफेस पे बिखरता, देखो उसे। हाँ फील आया सर। या नहीं? हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब कोई पॉइंट सोर्स हो तो उसको बल्ब की तरह देखो, और उससे लाइन निकलते हुए इमेजिन करो। और यदि ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट में क्या करें, उससे रेस चारों तरफ। सिलेंड्रिकल। हाँ, अब क्या किया जाए? तो अब ये हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं। तो गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ एक गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल सोचेंगे, और अब गॉसियन सरफेस क्या कहता है कि आप छोटा छोटा एरिया ले लो डी ए, और छोटा और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखो। उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो और एरिया देखो। उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया देखो। तो हमने इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के 3 टुकड़े देख रहे हैं। एक अपर सरफेस सर्कुलर, एक लोअर हाँ। सरफेस सर्कुलर, और एक बीच हाँ। वाला कर्व। ठीक ना? हाँ। हाँ सर। अब हम ऊपर वाले फेस का कितना कहेंगे फ्लक्स? कितना डिग्री का एंगल दिख रहा है? सर 0। परफेक्ट, 510। और नीचे वाले सरफेस का कितना दिख रहा है? 52। सर 0। तो बच्चा कौन? ये कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस वाले का ढूंढते हैं, उसका क्या किया जाए। तो कर्व सरफेस वाले के लिए ध्यान से देखिए, पहले तो ये बताओ, पाई सिलिंड्रिकल जो था वो तो हो गया क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये h हाइट का है,
तो लेमडा एच बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई सिलेंडर के 3 पार्ट हो गए, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल्स टू लेमडा एच बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 और 2 जो है वो तो 0 हो गया, फाई 3 जो था ये था लेमडा एच बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई 3 है कर्व, फाई कर्व लेमडा एच बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी ए, इंटीग्रेट करते हैं क्लोज्ड वो उस सरफेस के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लेमडा एच बाई एप्सिलॉन नॉट, ई हर एक पॉइंट पे तो एक ही जैसा होगा उस कर्व सरफेस पे मैग्नीट्यूड वाइज, तो ई डी ए में इंटीग्रेशन से ई को बाहर ले लो, और ए कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, लेमडा एच बाई एप्सिलॉन नॉट, एच कैंसिल आउट हो गया, तो ई का वैल्यू कितना निकल करके चला आ गया, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या 2 के लेमडा बाई आर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया, 2 के लेमडा बाई आर। हाँ सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे यदि बढ़ना चाहें तो इसी में क्या होता है, इनफाइनाइट सीट आ गया, ये चारों तरफ बढ़ने वाला है, इतना लाइन देने की कोई आवश्यकता नहीं, चारों तरफ बढ़ने वाला है, इनफाइनाइट। अब इस पे क्या है, चार्ज बिखरा हुआ है, ये चार्ज का एक चादर है, चार्ज का केवल एक लेयर है, यहाँ कोई मेटल का प्लेट नहीं है, ये चार्ज का एक लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ध्यान से सुनना ना, तो तुमने ट्यूबलाइट देख लिया, बल्ब देख लिया, अरे आजकल तो लेड का जमाना है, कई बार तुम अपने क्लासरूम या घर में देखते होगे एक प्लेन बल्ब, वो लेड आता है छत पे, प्लेन प्लेन एकदम प्लेट जैसा, तो उससे जब रोशनी निकलता देखोगे तो वो तो जो सरफेस होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता देखोगे, वही ना। हाँ सर। तो वो यहाँ फील करो, और यहाँ फिर से एक गॉसियन सरफेस देखो, जो इस जगह यहाँ इधर से भीतर गया और यहाँ से बाहर निकल करके आया, और अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाने की कोशिश करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डब्बे में ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, ऐसे ही निकलते दिखेगा। तो यहां भी जो 5 सिलेंडर देखेंगे, ये गॉसियन सिलेंडर मान लिया, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, पाई सिलिंड्रिकल, पाई सिलिंड्रिकल कितना हो जाएगा, पाई सिलिंड्रिकल हो जाएगा ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब लफड़ा क्या है कि सिलेंडर में तो 3 पार्ट किया था ना, फाई फाई सर्कुलर 1, फाई सर्कुलर 2 प्लस फाई कर्व। अब ये हो गया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब गौर करो, सर्कुलर वाले पर मैंने यहां माना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है ए, ई ए, यहां भी देखो वही ए और वही ई प्लस ई ए, और कर्ड वाले पे 0, पूछो मुझसे क्यों, तो कर्ड वाले पे क्यों 0, क्योंकि 90 डिग्री,
क्योंकि सर। देखो कर्व सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे और एरिया लोगे दोनों 90 डिग्री पे हो जाएंगे ना, इसलिए हाँ 0। सर। और क्यू इनसाइड कितना होगा, सिग्मा ए। क्यों? क्योंकि जितना एरिया सर्कुलर का है लेफ्ट या राइट साइड, उतना ही प्लेट के बीच में भी वो प्लेट का उतना ही चादर का टुकड़ा भी उस सिलेंडर में फंसा होगा। चादर का कितना एरिया होगा सिलेंडर के बीच में? सर ए एरिया ए, तो सिग्मा ए चार्ज होगा क्यू इनसाइड ट्वाइस ई ए हो गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए टाटा बाय बाय कर दो, ई का वैल्यू आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन कि चार्ज का जो एक लेयर हो, चार्ज का एक चादर हो, चार्ज का एक लेयर हो, उसके लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर अब सर इसी से सर आर डिस्टेंस पे अब इसमें क्या, इसमें मुझे ये बताओ, तुम अपने कमरे में जिस कमरे में बैठे हुए हो, हाँ एक दीवार पे सोचो खूब चार्ज चिपका दिया, हाँ और दीवार के सामने कहीं पर भी एक 1 कूलम का चार्ज रिलीज करो, तो वो दीवार की तरफ जाएगा या दीवार के परपेंडिकुलर दूर भागना चाहेगा? परपेंडिकुलर दूर भागना चाहेगा। हाँ, और दीवार इनफाइनाइट है, दीवार छोटा सा नहीं है। हाँ यदि दीवार एक छोटा सा 4x6 का खिड़की टाइप का हो, केवल उतने ही दूर पे तुमने चार्ज चिपकाया होता, तब वैसी सिमेट्री नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि यदि वो सेंटर पे होता तब तो बीच में भागता परपेंडिकुलर, और यदि सेंटर से थोड़ा सा भी इधर उधर हट के होता तो किसी एक तरफ झुक के भाग जाता। क्यों? क्योंकि जिधर ज्यादा चार्ज है उधर से वो दूर भागने की कोशिश करता, जिधर कम चार्ज है उसके तरफ भागता झुक के। क्या आइडिया समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट सीट यदि है तो उसके सामने कैसे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? परपेंडिकुलर लाइन निकलता फील करो। जैसे एक ट्यूबलाइट से सिलिंड्रिकल चारों तरफ लाइन निकल रहा था, यहाँ सिलेंडर नहीं है, इनफाइनाइट सामने एक दीवार इमेजिन करो, और दीवार पे चिपका हुआ है प्लस 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 चार्ज, और उसके सामने में कहीं भी क्यू टेस्ट रिलीज करो, तो कहीं भी क्यू टेस्ट रिलीज करोगे तो सारे दीवार वाले चार्ज उसे धमकाएंगे, भाई इधर आया तो टांग तोड़ दूंगा, भाग जाओ। प्लस प्लस रिपेल करता है तो भागेगा, एकदम परपेंडिकुलर दूर भागेगा। अब यहाँ इस बात पे गौर करो, तो मुझसे ये पूछो कि सर यदि यहाँ पर आपने कहा चादर नहीं होकर के यदि मैं कहूं सर प्लेट है, तो क्या करोगे आप? अगला स्टेप तो यही होगा ना कि चादर नहीं हो और प्लेट हो सर, तो यदि चादर नहीं हो और प्लेट हो तब क्या करोगे आप? तो जो भी इसे तुम चार्ज दे रहे हो उस चार्ज के कारण तो ये हर एक सरफेस पे बिखरेगा ना, इस तरफ भी बिखरेगा और दूसरे तरफ भी बिखरेगा, और ये चारों तरफ इनफाइनाइट तक गया हुआ है। और यदि तुमने फिर वही सिलिंड्रिकल आइडिया अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने में क्या जाता है, हम क्यों नहीं अप्लाई करें? तो 5 सिलेंडर कितना हो जाएगा? 5 सिलिंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस। सर ये प्लेट वाला सरफेस जो होगा सर शेप क्यूबॉइड जैसा होगा? ये क्यूबॉइड जैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे कह रहा हूँ प्लेट है तो थिन प्लेट, लेकिन कुछ तो थिकनेस होगा ही, तो मैंने उसे दिखाने की कोशिश की है। ठीक ना? है ये प्लेट, थिन प्लेट। ठीक, अब एक सेकेंड इस पे गौर करो कि यदि मैं क्यू इनसाइड कहता हूं, ये एरिया ए है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ एरिया देख रहे हैं, तो एक तो हो गया ई ए राइट साइड, एक हो गया ई ए लेफ्ट साइड, और एक हो गया कर्व वाला 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बचा कौन? क्यू इनसाइड। तो इस पाइप में, इस सिलिंड्रिकल पाइप में, इस सरफेस में कितना चार्ज भीतर फंसा हुआ है? केवल सिग्मा ए
या सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए? तो सिग्मा ए एक तो प्लस राइट साइड वाला सिग्मा। सरफेस का भी आया होगा चार्ज, और हाँ लेफ्ट साइड वाले सरफेस से भी आया होगा चार्ज, हाँ सर। जो इस प्लेट के भीतर फंसा होगा, सॉरी सिलेंडर के भीतर फंसा होगा। हाँ सर समझे। तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए ट्वाइस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कट पीट के कौन भाग गया, 2 गया, ए गया, 2 गया, ए गया, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। हाँ सर। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। नहीं यहाँ तक कुछ नहीं। अब एक पॉइंट और मैं समझा दूं तुम्हें कि जब हमने कैपेसिटर बनाया था तो कैपेसिटर में क्या कहते थे, पैरेलल प्लेट में प्लस क्यू माइनस क्यू रहता है। तो तुम्हारे इस प्लस क्यू को जब तुम देखोगे तो प्लस क्यू का बड़ा मन है कि वो माइनस को देखता रहे, तो प्लेट के दोनों तरफ जाने के बजाय वो कहाँ आके बैठेगा, केवल राइट साइड में। और ये निगेटिव माइनस क्यू कहाँ आके बैठेगा, उसका भी बड़ा मन है कि नजदीक जाए प्लस के, तो वो उसके एकदम नजदीक। तो कहाँ तक जा सकता है, दिया तो गया है वो इस प्लेट को, तो प्लेट में कहाँ तक उस माइनस प्लस के नजदीक जाके बैठ सकता है, एकदम राइट वाले पे। और हम गॉस लॉ से ये प्रूफ करते हैं कि यहाँ यदि हम कोई गॉसियन सरफेस ले लेंगे क्यूबिकल, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई डॉट डी ए जब क्लोज्ड सरफेस पे हम लोग देख रहे होंगे तो ये हो जाता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई डॉट डी ए, यहाँ देखो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और मेटल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ए इनसाइड, ई इनसाइड होता है मेटल के बीच में 0। और यहाँ भी मेटल के बीच में क्या होगा, वो 0। इसका मतलब वहां तो फ्लक्स 0 होगा ही होगा, क्योंकि ई ही नहीं है। तो टोटल इस क्यूब में टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड भी क्या होना चाहिए, 0। तो जितना चार्ज लेफ्ट फेस पे होगा, सामने वाले फेस पे उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, जिससे कि दोनों का सम क्या हो जाए, 0। तो जब किसी दो प्लेट पे हम चार्ज की बात करेंगे तो एक सरफेस पे प्लस क्यू होगा तो निश्चित सामने वाले सरफेस पे माइनस क्यू होगा, ये तय समझो। यदि प्लेट की मैं बात करूंगा तो ये, अब आप मुझे ये समझाओ कि यदि कोई आपसे कहता है कि हमने ये जो दो प्लेट हैं इनको दे दिया है प्लस क्यू चार्ज और इनको दे दिया है माइनस क्यू चार्ज, तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो ध्यान से सुनो, यहाँ प्लस क्यू दिया तो यहाँ प्लस 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 आके बिखर गया, यहाँ माइनस दिया तो यहाँ माइनस 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 आके बिखर गया। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां प्लस 1 कूलाम रख दो, और 1 कूलाम को ये प्लस क्या करेगा, दोहराएगा, और माइनस क्या करेगा, बुलाएगा, आजा लड्डू खिलाऊंगा। और दोनों एक ही डायरेक्शन में होने से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखेगा, ये प्लस से माइनस की तरफ। और वो होगा कितना, ध्यान से देखना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपके मन में विचार आएगा, सर ये तो मेटल का प्लेट है और मेटल के प्लेट में तो आपने सिखाया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरा भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए ई नेट। तो आपने ये गड़बड़ झाला क्या कर दिया, ये ऊपर वाला आप बता रहे हो लेकिन होना तो नीचे वाला चाहिए, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा ये दूसरा आइडिया भी पसंद आया या नहीं आया? अब इन दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये गलत है, ये सही है। कारण क्या है, ये है तो मेटल का प्लेट, लेकिन मेटल के प्लेट में क्या लेफ्ट साइड में कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर। क्या इसमें तो क्या इसमें राइट साइड में कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब ये मेटल का प्लेट होने के बावजूद भी अभी ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज की, आवेश की, चार्ज की एक चादर हो। इसीलिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला यूज होगा, और वो सुपर इम्पोज होगा। दूसरा वाला माइनस अट्रैक्ट करा, वहां माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई।
माइनस प्लस तो डायरेक्शन बताने का काम करेगा फोर्स के लिए। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखते हैं कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, क्या वो समझ में आ गया? हाँ सर। कितना लिखते हैं? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? सिग्मा बाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन। नॉट। ठीक, ये अब इसमें गड़बड़ मत करना कि सर मैंने मेटल देखे, लेफ्ट वाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट वाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सुपर इंपोज करके 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया। अरे भाई वो इसलिए काम नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वो जो चार्ज था ये प्लेट पे केवल एक सरफेस पे है, ये तो चार्ज के लेयर के जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। हाँ। ठीक ना? हाँ सर। तो ठीक है। हम इसे भी समझ गए। अब बारी आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया चार्ज प्लेट का। यहां देखिए शीट है, चार्ज शीट, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा, और यहाँ कुछ पॉइंट्स थे ए बी सी डी, और आपको बताना है फाइंड चार्ज इनफाइनाइट शीट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी एंड चौथा डी। इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कैसे सोचेंगे? आईआईटी ये क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है। हाँ सर। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पे +1 कूलम रख देते हैं। अब बताओ ये प्लस सिग्मा जो पहला वाला है वो अपनी तरफ बुलाएगा या दूर भगाएगा? सर दूर भगाएगा। इधर लिखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज का चादर है, प्लेट नहीं कह रहा। अच्छा, हाँ। माइनस क्या करेगा? तो माइनस पास बुलाएगा। तो इधर लगाओ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, चादर है। और वो उसके हाँ। नीचे वाला प्लस क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो वो ऊपर की तरफ दिखाओ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब तुम क्या करोगे? ये और ये तो कट सर गए। नेट ले लेंगे। हाँ। हाँ बहुत बढ़िया, तो यही हो गया E एट ए। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नहीं सर। चलो बी वाले पे पहुंचो। हाँ। क्या करोगे? +1 कूलम रखेंगे। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो ना, +1 कूलम रख के मन ही मन सोच लो। वैसे डिफिनेशन होता है पॉजिटिव वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज रखते हैं, उस पर फोर्स देखते हैं और फ्यू टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो टेस्ट चार्ज कट के 1 ही आता है, इसलिए मैं कहता हूँ 1 कूलम रख दो। तो 1 कूलम पे ये प्लस क्या करेगा? प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा उसके भगाएगा, नीचे। और किधर हाँ। किधर भगाएगा? नीचे नीचे या ऊपर? माइनस की तरफ। बहुत नीचे बढ़िया। नीचे और ये माइनस वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और उसके वो प्लस वाला क्या करेगा? नीचे वाला रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। ऊपर। तो यहाँ भी ये दोनों कट गए, तो नेट किधर बचा? नीचे। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ। हाँ। क्या ये समझ में आ गया? हाँ सर। ऐसे ही सी पे देख लोगे, ऐसे ही डी पे देख लोगे, कहानी खत्म। ठीक, तो ये काम हो गया। अब हम बात कर रहे थे, गॉस 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 खेल रहे थे। यहाँ देखो ये एक है गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। फाइंड E ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय गॉस लॉ। अब यहाँ एक पॉइंट चार्ज है। अब इसने देखो ऐसे चारों तरफ एक लाइन बनाते हैं, और देखो ये
कोई भी एक गॉसियन सरफेस ले लो, कोई भी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। सर पहले सिलिंड्रिकल लेते थे, अरे कोई नहीं यार, तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, जैसे मर्जी वैसे ले लो, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। अब यदि मान लो ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ले लिया तो बाकी भगाओ, यही ले लिया, तो यहाँ एक आर दूरी पे हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली देख रहे हो, और एरिया भी स्फेयर का छोटा सा लोगे तो वो एरिया किधर मिलेगा, रेडियस के लॉन्ग आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं एरिया का डायरेक्शन। तो ई डॉट डी ए जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो ई डी ए कॉस जीरो, और ई हर एक पॉइंट पे एक जैसा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्फीयर के भीतर यही क्यू इकलौता है, ई इंटू ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, डी ए सारा इकट्ठा कर लिए, ये 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई कितना हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या ई बराबर हो गया ए क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे सर ये तो हम जानते हैं, अरे तो मैं कौन सा कहता हूँ नहीं जानते, ये सब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन गॉस थ्योरम से ये हमने डिराइव किया है। फिर से एक बार, गॉस थ्योरम से हमने क्या देखा, ई बराबर ए क्यू बाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है कि यहाँ है एक सेल पे चार्ज है प्लस क्यू बिखरा होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हम देख रहे हैं केस 1 इनसाइड, तो इस प्लस क्यू के भीतर में गए, यदि इसका रेडियस है आर, एक छोटा रेडियस आर लिया लेस देन आर, और यहां पर मैंने एक गॉसियन सरफेस सोचा, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, और देखो ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 0 हो गया, ई का वैल्यू क्या हो गया 0, कि मतलब ये हुआ कि भीतर में आर दूरी पे यदि मैं इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ तो क्या होने वाला है 0। लेकिन यदि मैं केस 2 की बात करता हूं तो केस 2 में हम क्या देखेंगे, आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर। पहले तो इस पे देख लो चार्ज बिखरा हुआ, तो ये सिमेट्रिकल, ये 1000 वाट का एक बल्ब जल रहा है, तो चारों तरफ लाइन निकल रहे होंगे। फिर आप गॉसियन सरफेस ले लेते हो, यहाँ पर डी ए, यहाँ पर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो सिमेट्री से, ई डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो तो क्यू पूरा का पूरा हो गया, एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, सेल के दूरी आर है तो इक्वल्स टू हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो गॉस यहाँ पर हमने एक थ्योरम डेवलप कर लिया, तो ये इसको पॉइंट चार्ज की तरफ ट्रीट करें। हाँ ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इसे कहते हैं सेल थ्योरम। इसके दो केस हैं, यदि कोई चार्ज है स्फीयर यूनिफॉर्मली, ई इनसाइड 0 एवरीवेयर, और ई आउटसाइड के क्यूब बाई आर स्क्वायर, जहां आर कहां से डिस्टेंस है,
सेंटर से। रेडियस से बड़ा ना, क्योंकि आउटसाइड हाँ होगा। सर तो आउटसाइड वाला जो होगा वो KQ/R², इनसाइड वाला होगा 0। और बाहर कभी भी लिखेंगे वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे सारे चार्ज को कहाँ पे रख दिया है, सेंटर पे। सेंटर पे। अब यदि हम गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट, अब यदि हम बात करते हैं इसके ER ग्राफ के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने देखा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के लिए। हाँ। तो जब तक ये भीतर में है आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। सरफेस पे हो जाता है KQ/R²। और बाहर जहां कहीं भी जाएंगे भाई कम होता जाएगा। अभी टेंस टू, तो सॉरी, V के बदले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा और फाइनली 0। अब यदि मैं बात करता हूँ सॉलिड यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, यदि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होगा, उसके भीतर में भी चार्ज रखोगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? भीतर में नहीं बैठेंगे, वो सारा कहाँ चले आएंगे? वो चले आएंगे सरफेस पे, भीतर में वो बैठेंगे ही नहीं। तो आप यदि बात करते हैं चार्ज शेल, और या फिर आप बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, तो दोनों एक जैसी बात हो गई। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आप बात करते हैं चार्ज शेल और या फिर बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, दोनों एक जैसी बात हो गई। लेकिन यदि ये मैं कहूं यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग जैसे लकड़ी का गोला हो और उसके भीतर में ले जाके आपने रख दिया चार्ज, तो वो कहीं भाग नहीं सकता क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टिंग मटेरियल है। तो जैसे तरबूज के बीच में बीज बैठा रहता है, तरबूज के बीच में बीज बैठा रहता है, वैसे ही मैंने चार्ज को बैठा दिया गोले में। तो जहां भी बैठा दिया वो अच्छे बच्चे की तरह बैठे रहेंगे। अब यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में यदि मुझे कोई कहता है इसका तो रेडियस R है, इसके R दूरी पे जहां R इज लेस देन R, बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहां मैंने कौन सा सरफेस लेना है? गॉसियन सरफेस। यहाँ ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ये देखो एरिया, और केस 1 हम एनालाइज कर रहे हैं इनसाइड। इनसाइड का मतलब हो गया है R इज लेस देन R, E dA Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, E इंटू dA कितना हो जाएगा 4πr², और Q इनसाइड कितना हो जाएगा 4/3πr³ इंटू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, E हो जाएगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। अब आप मुझसे पूछो कि सर ये रो क्या है? तो रो है कूलम पर मीटर क्यूब में चार्ज डेंसिटी। मीटर स्क्वायर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ध्यान देना, इस रो को कैसे लिख सकते थे? Q/4/3πr³, यही ना, इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3 और 3 चला जाएगा। और ये तो एक सेकेंड,
और साथ में एक और वो भी तो है अपने पास, एक आर भी तो बचेगा, एक आर भी बचा होगा। देखो ना, ये आर स्क्वायर गया, यहाँ से तो 2 हटा, एक आर बचा हुआ है। तो ये अपने पास क्या आ जा रहा है, ई लिखने का एक और तरीका, 1/4πε0 क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, ई हो जाता के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। मतलब आर के बढ़ने के साथ साथ, स्मॉल आर के बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाओगे, जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाओगे, बाकी चीजें तो फिक्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और आउटसाइड जब हम आ जाएंगे तो ई आउटसाइड में अकल नहीं लगाते, वो सीधी सी कहानी है, आर ग्रेटर देन आर में के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई आउटसाइड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं सर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जो बताना जरूरी हो जाता है, एक नजर, तुम लोग अच्छे बच्चे हो तो समझ लोगे उम्मीद करता हूँ, कि यहाँ यदि कोई खाली जगह होता, बाकी भरा हुआ होता, जैसे मैं कहता हूँ स्फीयर जो है चार्ज वाला, उसमें से कुछ पार्ट कैविटी की जैसा है जिसमें कोई चार्ज अभी नहीं दिख रहा। और अब यदि कोई मुझे कहता है कि भीतर में किसी भी पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक ना? या बाहर कहता है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या कोई कहता है भीतर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इनमें सबसे खास बात यह है कि हम लिखना चाहते हैं ई, तो ई कैसे लिखेंगे, ई ओरिजिनल माइनस ई कट। एक बार आप ओरिजिनल गोले को देखो, ओरिजिनल गोले जिसमें कि कैविटी नहीं होता, हर एक जगह चार्ज भरा होता, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और फिर ओरिजिनल को भूल जाओ, केवल वो जो कैविटी है उसमें यदि यही चार्ज होता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और ओरिजिनल में से कट हटा लोगे तो वो जो ई रिमेनिंग तुम्हारे सामने है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। ये काम आप V के लिए भी कर सकते हो, V रिमेनिंग इक्वल्स टू V ओरिजिनल माइनस V कट। और एक कंसेप्ट याद रखना, इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C C डैश is constant everywhere। इनसाइड कैविटी, ये C और C डैश के बीच का एक वेक्टर की तरह देखो, ये C C डैश वेक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पर डिपेंड करेगा, लेंथ पे, और सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट के साथ उसे मल्टीप्लाई किया, और इसका डायरेक्शन जो होगा इसके भीतर में वो फिक्स है, यहाँ ऐसे ही इसके भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और वो कितना होता है, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर का उससे गुना कर देते हैं, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ये वाला। तो हमने अब बात कर लेते हैं 2 मिनट इसकी, कि आखिर हमारे पास कोई यदि ये कह बैठे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इससे डी डिस्टेंस पर
या इससे ए डिस्टेंस पर एक डिस्क रखा हुआ है बी रेडियस का, अच्छा, और इस डिस्क से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। ऐसे केस को बनाते वक्त हमें सॉलिड एंगल का हेल्प लेना पड़ जाता है। तो उससे पहले हमें ये देखना होगा एंगल जो थे वो दो तरह के थे, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट था रेडियन, और इसका ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन। ये जो है थीटा से शो करते हो, ये ओमेगा से या ओम से। थीटा होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, और ओम हो जाता है डेल्टा ए बाय रेडियस स्क्वायर। अब हम देखते हैं घर के दीवार का, दो दीवारों के बीच का कोण। तो ये है प्लेन एंगल π/2, और गर्मी का मौसम आ रहा है, दुकान में गए और एक आइसक्रीम का कोन लिए, और आइसक्रीम के कोन अभी खाली है, इसमें भरवाया नहीं है आइसक्रीम। उस कोन को भीतर में तुम देखो, उस कोन को तुम भीतर में देखोगे तो क्या फील कर रहे हो कि भीतर में ये जो तुम झांक के देखोगे तो एंगल तो दिख रहा है, लेकिन क्या उसको 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री बोलने लायक स्थिति में हो तुम? नहीं सर। इसके भीतर में जो कोण दिख रहा है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल, और उसे डिफाइन कैसे करोगे? तो तरीका मैं बता रहा हूं। वो जो कोण था ना, उस कोण के स्लाइंट साइड को आर कह दो, और कोण के वर्टेक्स को सेंटर मान लो, और इसको सेंटर मान करके एक स्फीयर ड्रॉ करो। और यहां पर जो वो एरिया आया ना, यहां जो एरिया आया होगा, और ये रेडियस है, यहां जो एंगल बन रहा है ओम, ये हो जाएगा डेल्टा ए, वो स्फीयर का एरिया, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। अब ये यदि डेल्टा एरिया बाय आर स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें मिल जाता है ये घन कोण स्टेरेडियन में। अब एरिया कैसे निकालोगे डेल्टा ए, उसके लिए भी आते हैं मैथमेटिक्स खेलने। एक काम करो, एक थीटा एंगल पे आके थोड़ा ऊपर आओ, डेल्टा थीटा, और यहाँ दो जगह से स्फीयर के, मान लो तरबूज है, उस पे चाकू से कट मार्क डाल दो। तो दो जगह पे कट मार्क डालोगे तो बीच से जो तुम्हें मिलेगा वो एक डिस्क मिला या नहीं? अरे यार, तरबूज देखा है ना? हाँ सर। तरबूज लो और ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, तो बीच से जो निकलेगा वो क्या होगा? डिस्क। और डिस्क के ऊपर में ये छिलका ग्रीन दिखेगा ना, हाँ। उस ग्रीन छिलके का तुम्हें, उस ग्रीन छिलके का तुम्हें एरिया निकालना है। एक काम करो, वो जो है लाल वाला पार्ट खा लो, और उसके बाद जो तुम्हारे आंखों के सामने है उसका रेडियस कितना है, वो जो एक रिंग बचा दिख रहा है उसका रेडियस हो गया r sin थीटा,
और वो तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ग्रीन वाला, लाल खा चुके। हाँ अब कैंची लेके काट दो इस ग्रीन बीच से रिंग को। अब रिंग किस में बदल जाएगा? एक फीते में। और ये जो फीता है, इस फीते की लंबाई तुम्हें दिख गई 2 पाई आर साइन थीटा, हाँ और डिस्टेंस दिख गया आर डी थीटा, चौड़ाई। अरे सर चौड़ाई कैसे दिखा? अरे यहाँ देखो ना, आर्क आर डी थीटा दिखा या नहीं दिखा? हाँ सर दिख गया। तो वही हो गया हाँ दिख चौड़ाई। गया। तो इसका जो एरिया निकला वो डी ए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर आर साइन साइन थीटा। थीटा इंटू आर डी थीटा। हम्म, और हाँ सर हम कहाँ तक का एरिया ढूंढना चाहते हैं? डेल्टा, बस वो ग्रीन पार्ट का। एक सेकेंड, यहाँ देखना ये वाला चित्र, कि हम चाहते हैं कि सेंटर पे ये जो हमने एक कट मार्क दिया, इसके इधर जो ये टोपी बन रही है उसका एरिया ढूंढ रहे हैं, यही तो ढूंढ रहे हैं। हाँ सर। और एक बार यदि टोपी का एरिया क्लियर हो जाए डेल्टा ए, तो यहाँ वाला ओम लिखने से मुझे कौन रोक सकता? ये थीटा तक का जो ओम मैं लिखूंगा वो लिखने से कौन रोक सकता? वो ये देखो, ये थीटा जब मैंने लिखा था तब तो वो प्लेन एंगल वाला थीटा था, एंगल पे। याद करना, हाँ ध्यान ना। हाँ और यहाँ जो हाँ भीतर का मैं अब ओम लिखूंगा, वो ओम क्या लिखूंगा? डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। ये पूरा डेल्टा ए। अब पूरा डेल्टा ए जो वो, या पूरा एरिया को ए कह लें, तो ये एरिया ए कहां से आएगा उस पर विचार करते हैं, ध्यान से देखना। मैं ओम लिख रहा हूं, ए बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इंटीग्रेशन डी ए बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन में हो गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर काट के भगा दिया, 2 पाई साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस थीटा हो गया 0 से थीटा तक। तो ये कितना हो गया? ओम का वैल्यू आ गया, ओम का वैल्यू आ गया 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब ओम का वैल्यू हमें कहाँ हेल्प करेगा, इस पे विचार करते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यदि तुम पूरा स्फेयर की बात करोगे तो पूरा स्फेयर कैसे होगा? पूरा स्फेयर, पूरा गोला, तो पूरा गोला आएगा जब थीटा को बढ़ाते बढ़ाते लेके चले जाओगे पाई तक, और पाई करते ही वो कितना हो जाएगा ओम? 4 पाई cos पाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू 2 पाई 4 पाई। और वैसे भी देखो, पूरा स्फेयर का सेंटर पे देख रहे हैं, पूरे गोले का सॉलिड एंगल, तो वो कितना लिखोगे? एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर जानते ही हो ना, बाय आर स्क्वायर, तब भी कितना हो जाता है? 4 पाई स्टेरेडियन। हमें इन सब के बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, हम जाना चाहते हैं कि मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका मैं कहाँ यूज करूं। यहाँ आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ देखो, तुमने इस जगह क्या किया, एक आर रेडियस वाला गोला देखा पहले, और तुम्हें यहाँ पर उस गोले को देखने के बाद तुम्हें पता चल गया कि धनुर्धर अर्जुन जो है वो तीर मारे जा रहे हैं। धनुर्धर अर्जुन, ये पीले पीले तीर यहाँ देखो, पीले पीले तीर मारे जा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, इस डिस्क से वो सारे तीर जो गुजर रहे हैं, वो उस ऊपर वाले सरफेस से भी तो, ग्रीन ग्रीन वाले सरफेस से भी तो गुजरेंगे, टोपी से। तो आप ये कह सकते हो ना, वो सारे इस सॉलिड एंगल से गुजर रहे हैं।
यदि पूरा गोला की बात करूं तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 4 पाई। तो फोर पाई से गुजरने वाला फ्लक्स होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से गुजरने वाला होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तुम्हें मिस हाँ। कर रहा है, देखो ना गोले के सेंटर पे ये क्यू है ना, तो इस क्यू के कारण गोले से एसोसिएटेड, इस गोले से एसोसिएटेड कितना हो जाएगा, स्फीयर से एसोसिएटेड फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन क्यू नॉट। बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ। तो हम यदि उसको ये कह लें कि पूरा गोला का तो 1 यूनिट से एसोसिएटेड कितना क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओम सॉलिड एंगल से एसोसिएटेड कितना क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओम, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। 2 पाई से ये 4 पाई गया 2, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। हाँ। तो ऐसे हम यूज कर रहे होते हैं सॉलिड एंगल का। लेकिन मेंस में इस लेवल पे यदि पूछेगा क्वेश्चन तो बच्चे तो टेंशन में आ जाएंगे, सब छोड़ देगा। फिर भी यदि कभी मौका मिलता है तो हम सोच सकते हैं, ठीक ना? हाँ। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। तो अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं, ठीक है? कल हाँ। फिर मॉर्निंग में बता देना जो टॉपिक तुम्हें लगे पढ़ने का मन ना, जैसे इसमें तुम्हें कंडक्टर के प्रॉपर्टीज देखना हो या डाइपोल के बारे में देखना हो। हाँ सर डाइपोल का, हाँ डाइपोल का करना है। हाँ, तो मॉर्निंग में कल उसे कर लेते हैं 12 बजे के आसपास, 11 12। ठीक, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।